हेलो माय होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में और प्लेसेंटा के बारे में और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ाऊँगी। आज 3 टॉपिक्स को कवर कर देंगे और छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो आज का टॉपिक का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है आपके प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। प्लेसेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि आपकी फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। पहले तो स्पेशली वो भी कब देखने के लिए मिलता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्लेसेंटा डेवलप होता है आपके बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एक फीटस को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आपके जो है माँ के गर्भ में, माँ के यूट्रस में प्लेसेंटा फॉर्म होता है। लास्ट वीडियो में हमने जो है कैसे डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो का, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स कराए थे, कैसे एमनियोटिक कैविटी बनती है, कैसे एमनियन बनता है। ठीक है, जो आपके इनर फीटल मेम्ब्रेन होती है वो एमनियन है, आउटर फीटल मेम्ब्रेन आपके कोरियन है। कोरियन और किन किन लेयर से मिलके बनता है, तो किस किस लेयर से मिलके बना था, आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, देन आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द लास्ट में होता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इन 3 लेयर से मिलके आपकी क्या बनी थी, कोरियन बनी थी, और इसी को आपके कोरियोनिक प्लेट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है प्लेसेंटा बनाने में बच्चे का, ये कोरियोनिक प्लेट करता है। ठीक है, बाकी फिर मैटरनल ब्लड होता है, मैटरनल की साइड से भी होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 लोगों के कंट्रीब्यूशन से बनता है, बच्चे के कंट्रीब्यूशन से, मतलब फीटस के कंट्रीब्यूशन से, और दूसरा आपके माँ के ब्लड, माँ के कंट्रीब्यूशन से। समझ में आ रही है? तो आज हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल्ड स्ट्रक्चर करेंगे इसका, डिटेल्ड इसके बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसेंटा को लेकर के, अम्बिलिकल कॉर्ड को लेकर के। आज जो भी आपका डाउट है, हालांकि मैं पहले भी डिफरेंस बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा क्लियर कर चुकी हूँ, बट आज मैं फिर आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे मुझसे कुछ भी अभी पूछते हैं कि मैम क्या होगा, कौन जोड़ता है, कौन न्यूट्रिशन देता है, हम बहुत कन्फ्यूज्ड है, मैं आपको बताती हूँ आज क्यों आप कन्फ्यूज़ हो, आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँगी आज। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे कहते हैं मैम इसे हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। देखो, मेरे पास हिंदी में एग्जैक्ट कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि ये सारी बात करती है, जिसमें मैंने आपको जितना भी डिटेल्ड में कल पढ़ाया वो मुझे हिंदी की किसी भी बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब जैसे आप अपने अब जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसका एक बार स्ट्रक्चर देखो, कैसे उनको फॉर्म किया जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पीजीटी का लास्ट पीजीटी में क्वेश्चन था कि ये आपकी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी का जो अग्रभाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी को आपके एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ऑप्शंस में एडिनो हाइपोफाइसिस ही लिखा था। ठीक है, और एडिनो हाइपोफाइसिस को हिंदी में उन्होंने एडिनो हाइपोफाइसिस ही लिखा था। उसका हिंदी का मीनिंग आप बताओ ना क्या होता है। एज इट इज़ एग्जामिनर उसको हिंदी में लिख रहा है, क्योंकि हिंदी की बुक्स में भी जो ये शब्द होते हैं, जैसे अब ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको हिंदी में कुछ और नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो आप जाइगोट को डिम्ब बोल सकते हो, आप जाइगोट को, लेकिन जाइगोट ही लिखा हुआ आपको हिंदी मिलेगा। एज इट इज़ मतलब बिल्कुल ये चीज़ें एज इट इज़ लिखी होती हैं। देखो लाइक जैसे ये है, 1 सेकेंड देना, हम बात करते हैं, जैसे जाइगोट है तो हम इंग्लिश में लिखेंगे जाइगोट ऐसे। ठीक है, हिंदी में लिखा होगा जाइगोट ऐसे, बस सिंपल, समझ में आ रहा। अगर मैं एमनियन की बात करूं, एमनियन जो है इनर फीटल मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसे ही लिखा होगा एमनियन, इस तरीके से, है ना, कुछ और तो लिखा नहीं होता है ना। तो मैं कहाँ से आपको बताऊँ कि इसको स्पेशली हिंदी में क्या बोलते हैं। आप मुझे, अगर आपको जो मैंने पढ़ाया या इस तरीके से सब मिल जाता है तो आप मुझे सेंड कर दो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर, मैं वहाँ से देख के और मैं यहाँ आपको बता दूँगी। लेकिन कोशिश करो कि आप इंग्लिश में जो मैंने बोला है उसको इस तरीके से हिंदी में लिख लो। अब जैसे लाइक मैंने कल बोला सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो है लेयर बनती है, तो आपको पता है आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको नहीं वो स्पेलिंग याद आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, मैं समझती हूँ, तो उसको ऐसे लिख लो, सिंसिशियो, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख लो, सिंसिशियो। ठीक है, ट्रोफो ब्लास्ट, कुछ भी करके लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अपने नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ।
ठीक है, और उसको इस तरीके से लिखो कि जब आप उसको रीड करो तो वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर आजकल स्मार्ट है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक जैसे अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि गर्भावस्था का पहला संकेत क्या है ना, तो आप करते हो मासिक धर्म का बंद हो जाना। आजकल मासिक धर्म का बंद होना नहीं लिखते हैं, एमनोरिया लिखते हैं उसे, ठीक है। एक लैक्टेशनल एमनोरिया होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना। अब मैं आपसे बोलूँ लैक्टेशनल एमनोरिया भी एक टर्म है, आप ढूंढते रहो उसको हिंदी में और मुझे दो कि कहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया अलग है, मासिक धर्म का बंद होना, लैक्टेशनल एमनोरिया इज़ डिफरेंट, ठीक है। और तो ये चीज़ें मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ट्राई तो करो आप अपनी लैंग्वेज में, आपको समझ में अगर आ गया है टॉपिक, और आप हिंदी मीडियम से हैं, आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से नहीं है, बात इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की नहीं है यहाँ पर। आपको जैसे भी समझ में आए आप अपनी लैंग्वेज में अपने अनुसार उसको लिखने का ट्राई तो करो, ठीक है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट ऐसे लिख लो, जैसे आपको समझ में आए, आपका जो भी तरीका हो। लेकिन आप ये बोलो कि इसको मैम सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो भाई मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास किसी भी हिंदी बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है। मैंने ये आपको सब जो है फीटल एम्ब्रियोलॉजी से पढ़ाया है, आपको पता है मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बुक है मेरे पास, वहाँ से मैंने आपको ये सब पढ़ाया, वहीं से मैं आपको वो जो इमेजेस है शेयर करती रहती हूँ। तो मैं कहाँ से बताऊँ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, और इसको एज इट इज़ हिंदी में यही बोलेंगे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेल की बनी हुई होती है, साइटो टर्म जो है वो सेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ी सी ना ये चीज़ देखो कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं आपके लिए भी मेरे लिए भी, मैं इतना कोशिश तो पूरी करती हूँ। अब जैसे मैंने आज मुझे पता है भाई प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा बोलते हैं, मैंने लिखा है, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं आपको जितना हो सके हिंदी में बताऊँ। जैसे मैं बताती हूँ कि पीरियड ऑफ जाइगोट को डिम्बावस्था, बीजावस्था भी बोलते हैं, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो भ्रूणावस्था बोलती है, पीरियड ऑफ फीटस डिम्बो गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। तो जो भी बन पाता है मैं उसको पूरा हिंदी में आपके साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन अब जो मैं ऐसे टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, आप बोलो कि मैम इसको भी हिंदी में बताओ क्या होता है, तो ये नहीं हो पाता, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास इतना सब मटेरियल हिंदी में नहीं है, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। और ऐसे में एक एक जो एनाटमी टर्म्स हैं आपको बताने लग गई। पहली बात तो उनका कोई मीनिंग बनता नहीं है, एडिनोहाइपोफाइसिस इज एडिनोहाइपोफाइसिस, उसको हिंदी में कुछ और नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर आप उसको याद करते हो, जब आप एग्जाम में देख लेते हो क्वेश्चन तो आपको उसको याद करते हो, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन जाता है। लेकिन अगर मैं पहले से आपसे बोल रही हूँ कि ये एडिनोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस है, तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है नहीं मैम तो अंग्रेजी झाड़ रही हैं, मैम अंग्रेजी में मैं बता रही हैं। और जब वो एग्जाम में आ जाता है एज इट इज, तब आपकी समझ में आ जाता है कि हाँ अब तो वो एग्र भाग जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस है, पार्श्व भाग जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, तब आप उसको याद करेंगे, मजबूरी हो जाती है आपकी याद करना, है ना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर। तो ये मत करो, मेरा बस ये कहना है ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो जाओगे या ये वो, मेरी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, मैं दूसरे को क्या इंग्लिश सिखाऊंगी। लेकिन हाँ ये है मुझे थोड़ा समझ में आ जाता है, जैसे टर्म्स मेरे को समझ में आ गई कि भाई ये जो है आपके सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं बच्चे के ऊपर बनती है। कोरियन लेयर ही है, आप हिंदी में कोरियन लिखो, कोरियन लेयर ही लिखोगे, इंग्लिश में लिखो कोरियन लेयर ही लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे कोरियन, जो आपके आउटर फीटल मेम्ब्रेन है, भाई ये कोरियन है, इसको हमने इंग्लिश में ऐसे लिख लिया, आप हिंदी में इसको ऐसे लिख लो, और ऐसे लिखा ही जाता है, ऐसे आपको मिलेगा ही देखने के लिए। किसी भी बुक में देख लेना, कोरियन का कोई और नाम है तो बताओ मुझे कि कोरियन को हिंदी में मैम ये बोलते हैं। अगर आपको मिल जाता है तो अपने नोट्स में उसे लिख लो, है ना। लेकिन मतलब ऐसे बराबर पिन मत करो कि हिंदी में बताइए, तो हम सबको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खुद के साथ सबको मत लपेटे में लो, है ना, कि खुद को नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी दुनिया को लपेटे में मत लो कि हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। भाई इससे ज़्यादा मैं हिंदी में नहीं समझा सकती, बहुत हो गया आज का लेक्चर में, ये पढ़ाने जाना है मुझे, थोड़े स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। मैं बस यही कहूँगी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा के बारे में, है ना। वेयर इज़ माई डस्टर, ये है भाई। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा आपके सबसे पहली बात तो ये आपके एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं 2-4 लाइनें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ती हूँ, एज इट इज़ मैंने उतारी हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। चलो 1 सेकंड देना। देखिए प्लेसेंटा are structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta, ठीक है।
एक आपकी संरचनात्मक, स्ट्रक्चर मतलब जिसकी संरचना है संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, ठीक है। प्लेसेंटा जो है एक आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक संरचनात्मक और आपके क्रियात्मक इकाई है। किसके बीच में? डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जो एम्ब्रियो, जो भ्रूण आपके विकसित हो रहा है और माँ के बीच में बनने वाली एक ऐसी इकाई है जो कि आपको एक संरचना भी प्रोवाइड करती है। प्लेसेंटा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारे काम को करता है प्लेसेंटा माँ के गर्भ में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट करने की वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इसी वजह से प्लेसेंटा इज़ अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। हमेशा याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डक्टलेस होती हैं, मतलब उसमें कोई भी नली नहीं होती, वो कभी भी अपना जो सिक्रीशन है वो किसी नली में नहीं बहाती, इसलिए उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, वो क्या करती हैं? डक्ट में उनके आपके जो भी सिक्रीशन है वो डक्ट में बहती है, नली में बहती है। समझ में आ गया? तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको सब लिखेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा जो है आपके, प्लेसेंटा को हिंदी में आपके अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। और भी कोई नाम हो सकता है तो मुझे पता नहीं है, प्लीज़ आप लोग लिख लेना। प्लेसेंटा इज़ अ टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? या टेम्पररी मतलब आपके ये कहते हैं ना, एक होता है ना परमानेंट, हमेशा के लिए। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए, है ना। तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये लिख लीजिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्य सेविका में भी पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा सकता है। आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लो आपसे ऑप्शन में पूछ लिया, बताइए विच वन ऑफ द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, और ऑप्शन में है आपके पास थायराइड, ठीक है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज hypothalamus, and the third option is corpus luteum, and the fourth option is Graafian follicle। चलो यहाँ बताओ, चकरा गए हैं कि मैम प्लेसेंटा बताते बताते क्या बताने लग गई हैं, इसमें तो प्लेसेंटा ऑप्शन ही नहीं है। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कौन सी आपकी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। बताइए, इस इधर बता दीजिए पहले। भाई इन चारों ऑप्शंस में आपके जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में जाएगा, एंडोक्राइन तो नहीं बोलेंगे, टेम्परेरी ग्लैंड बोल देंगे यहाँ पर, टेम्परेरी ग्लैंड, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं रहेगा, ये रहेगा टेम्परेरी ग्लैंड। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आंसर लगाएंगे आप कॉर्पस लूटियम, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेगनेंसी, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, तो 14 डे की लाइफ होती है कॉर्पस लूटियम की, है ना। इसको ल्यूटियल फेस बोलते हैं हम। 14 दिन की लाइफ इसकी फिक्स होती है, 14 दिन तक कॉर्पस लूटियम जिंदा रहता है। और अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है ना। यहाँ पर टेम्परेरी ग्लैंड में आप थायराइड नहीं लगा सकते। थायराइड आपके परमानेंट ग्लैंड है, आप जब से पैदा हुए हैं जब मरेंगे तब तक वो आपके साथ रहेगी। हाइपोथैलेमस आपकी परमानेंट ग्लैंड है, आपकी बॉडी में रहती है हमेशा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल कोई ग्लैंड नहीं है। ग्राफियन फॉलिकल तो आपके फॉलिकल है जो रप्चर होता है 14वें दिन, 14th डे। लेकिन यहाँ पर आंसर आपके कॉर्पस लूटियम जाएगा, ठीक है। अब आप ढूंढ रहे हो यहाँ प्लेसेंटा तो है ही नहीं कहीं पर भी, मैम आपने क्या बता दिया, ये तो कॉर्पस लूटियम यहाँ जाएगा ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम 3 महीने तक हार्मोन सिक्रीट करता है, जब तक प्रॉपर डेवलपिंग प्लेसेंटा नहीं बन जाता, डेवलप प्लेसेंटा नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक आपके ये एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है कॉर्पस लूटियम। समझ में आ रहा है ना कॉर्पस लूटियम। और ये होता कहाँ है? ये पेट में होता है, यूट्रस में होता है, फलोपियन ट्यूब्स में होता है, ओवरीज में होता है। कहाँ होता है कार्पस लूटियम स्ट्रक्चर? ओवरीज में होता है, आपके ओवरीज में होता है, ठीक है। तो ओवरीज के अंदर कॉर्पस लूटियम आपके ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो 3 महीने तक, जब तक प्लेसेंटा कंप्लीट फुली डेवलप नहीं बन जाता, तब तक ये
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है। और प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को और एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखने के लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर आंसर आपके क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ओके। और अब मैं अगर आपसे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ, और मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस देती हूँ, दो ऑप्शन सेम है, एड्रीनल एंड द फोर्थ वन इज प्लेसेंटा। अब आंसर करिए, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए कौन सी है? थायराइड है, हाइपोथैलेमस है, एड्रीनल है या प्लेसेंटा है? क्या आंसर हो जाएगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपके एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। किस में देखने के लिए मिलती है? सबसे पहली बात तो ये महिलाओं में, फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। और फीमेल्स में भी ये कब देखने के लिए मिलता है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तब उसमें प्लेसेंटा देखने के लिए मिलता है। प्लेसेंटा जो है एक आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मदर। ठीक है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है बच्चे में। बहुत सारे ऐसे, अगर माँ को मान लो खांसी जुकाम है या कुछ भी, कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो उसके वायरस या बैक्टीरिया को प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करने देता। ठीक है। प्लेसेंटा कभी भी मैटरनल ब्लड को बच्चे के ब्लड से मिक्स नहीं होने देता। हमेशा प्लेसेंटा की बाहर की तरफ जो है माँ का ब्लड होता है, प्लेसेंटा के अंदर की तरफ बच्चे की ब्लड वेसल्स होती हैं और बाहर की तरफ माँ की ब्लड वेसल होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो है आपके आवागमन होता है चीज़ों का। ओके। अभी हम उस पर आते हैं। जो वेट है प्लेसेंटा का, द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा वो है आपके 500 ग्राम। अब आपको ये 400 to 500 याद रखना है, क्योंकि कई जगह 400 मिल सकता है, कई जगह 500 मिल सकता है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है प्लेसेंटा का वेट। ओके। इसलिए मैं इसके लिए इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। लेकिन मैंने नेट पर सर्च किया तो स्टाफ नर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, और सेम ऐसे पूछा जा चुका है, द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का एवरेज वेट कितना होता है? तो 500 ग्राम उसमें आंसर है। ठीक है। 500 ग्राम जो है आपके प्लेसेंटा का वेट होता है, एवरेज वेट होता है। थोड़ा किसी का कम हो सकता है, 400 ग्राम हो सकता है, 400 से 500 ग्राम के बीच ही रहेगा। एवरेज वेट होता है प्लेसेंटा का। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं दी हुई है, लेकिन आपके हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले, स्पेशली मुख्य सेविका वगैरह में पूछ ले, तो मैं बता देती हूँ। ओके। तो हमने क्या बात करी प्लेसेंटा के बारे में? सबसे पहली बात कि प्लेसेंटा एक आपके टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो भी टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए, मतलब 9 महीने के लिए वो माँ के गर्भ में रहता है। कब तक रहता है? जब तक एम्ब्रियो डेवलप होता है, एक बच्चा आपके डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की प्लेसेंटा के। ठीक है। 2-4 लाइन शायद और थी, वो भी पढ़ देती हूँ, फिर बात करती हूँ फंक्शन की। बस यही है, ये है द प्लेसेंटा। हाँ, तो ये तो इसके उसी में आ जाएगा, क्या कहते हैं, फंक्शंस में आ जाएगा। ठीक है। इतनी चीज़ सबको क्लियर है ना? तो चलो अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा कर लेते हैं। वेट लिख लीजिए आप, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड लिख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं ध्यान से, क्योंकि आपको सारा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ मैं। आपको पता है कौन सी ग्रंथि हमारी कहाँ होती है और किसका क्या फंक्शन होता है, कौन क्या सिक्रीट करता है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले लेटेस्ट वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। ओके। नाउ द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के आपके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे एक फीमेल की बॉडी में? ठीक है। फंक्शंस मतलब क्या होता है हिंदी में? कार्य। क्या लिख लेंगे आप? कार्य। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या है? देखो, सबसे पहला मेन फंक्शन होता है प्लेसेंटा का कि प्लेसेंटा जो है मैटरनल ब्लड से, ठीक है, मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करवाता है बच्चे को। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और O2 मतलब बच्चे को पोषण देने का काम। ठीक है। बच्चे को पोषण देने का काम। यहीं पर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, बिल्कुल आपके मतलब ना क्रिस्टल क्लियर करती हूँ कि आपको कभी भूले नहीं ये चीज़ कि कौन जोड़ने का काम करता है भ्रूण को माँ से और कौन पोषण देने का काम करता है भ्रूण को माँ से। देखिए, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन
and nutrients to the embryo and also removal the CO2 and excretory waste material। NCERT की लाइन्स हैं ये, ठीक है। प्लेसेंटा जो है क्या करता है, फैसिलेट करता है आपके किस चीज़ को फैसिलेट करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन। आपको पता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं, लंग्स उसके डिसफंक्शन होता है, उनका फंक्शन नहीं हो रहा होता है। लंग्स कभी भी जो है हार्ट को O2 और CO2 प्रोवाइड नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, बच्चे के लंग्स कार्य में नहीं होते हैं जब वो माँ के गर्भ में होता है। तो कौन ऑक्सीजन देगा ब्लड में, कौन न्यूट्रिएंट्स देता है, और बच्चा कुछ खाता पीता भी नहीं है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, माँ के गर्भ से लेता है, माँ के ब्लड से लेता है। माँ जो खाती है, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो के पास जाते हैं। फीटस बोल दो, बच्चा बोल दो, फीटस बोल दो, फीटस के पास जाते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है। ये सब करवाता कौन है, प्लेसेंटा करवाता है। एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। और जो भी CO2 है बच्चे की वो किसके थ्रू फिर बाहर होती है, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर होती है। और जो भी एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट है बच्चे का, वो भी सब एक्सक्रीटा मतलब यहाँ पर पॉटी से मतलब नहीं है, अदर एक्सक्रीटा बॉडी में और भी बहुत सारे ब्लड में आपके जो हैं वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सब प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जाते हैं। समझ में आ रही है बात आपको, किसके थ्रू बाहर जाते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर जाते हैं। प्लेसेंटा में बहता क्या है, ब्लड। प्लेसेंटा के बाहर क्या है, मैटरनल ब्लड। प्लेसेंटा के अंदर क्या है, आपके बच्चे का ब्लड। तो देखो मान लो ऐसे समझ लो ये प्लेसेंटा की बाउंड्री है। तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न होता है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बहुत पतली, बहुत ही महीन सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, डिफ्यूज़न से चीज़ों को इधर उधर करती हैं, चीज़ों को इधर उधर करती हैं। डिफ्यूज़न मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर O2 की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर O2 की मात्रा कम है। तो हाई से लो की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जितना भी O2 है वो इधर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या चीज़ थी, CO2। अब यहाँ पे CO2 कम हो गई, ठीक है, तो यहाँ जितना CO2 था वो यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर पढ़ा दूँगी। फिलहाल ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस से जो है आपके इस तरीके से होता है। 1 सेकेंड देना गाइज, 1 सेकेंड देना, अभी आई मैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, आपके चीज़ों का आदान प्रदान होता है। बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि माँ को बच्चे के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, या भ्रूण को बच्चे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम कौन करता है। कल हमने क्या बनाया था, कल हमने ये बनाया था आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट, बनाया था इस तरीके से साइटोट्रोफोब्लास्ट। बाहर क्या था आपके, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट था। अंदर क्या था ये चीज़, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से क्या बनी थी, एमनियन। ये कैविटी कौन से बनी थी, एमनियोटिक कैविटी। ये दूसरी डिस्क क्या थी आपके, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से आपके क्या बना था, योग सैक बना था। फिर मैंने बोला था योग सैक से कुछ सेल्स निकलती हैं जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं, जिसको ये पूरा कवर कर लेती हैं। तो कुछ योग सैक तो यहाँ पास में रह जाती हैं ऐसे, है ना, इन दोनों डिस्क के पास रह जाता है कुछ योग सैक आपका, और कुछ योग सैक ऐसे बाहर की तरफ लग जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट के पास। और मैंने बोला था कुछ ये जो योग सैक नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ ऐसे इस तरीके से रह जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि इसको हम कनेक्टिंग स्टाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग स्टाक। कनेक्टिंग स्टाक ही आपके क्या है, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। कनेक्टिंग का मतलब होता है कनेक्ट करना, ठीक है। माँ को बच्चे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड करती है।
समझ में आ रहा है। बाकी जब ये तीनों लेयर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, जब ये फोल्ड हो जाते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, आपके उंगली नुमा जो है आकृति बना लेते हैं, तो इन्हें हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों लेयर ही मिलकर क्या बनाती है, कोरियन बनाती हैं, जो कि आउटर फीटल मेम्ब्रेन है। आपके भ्रूण की बाह्य परत कोरियन है, भ्रूण की आंतरिक परत एमनियन है। ठीक है, तो बाह्य परत क्या है, कोरियन है। कोरियन लेयर किससे बनती है, 3 लेयर से मिलकर बनती है। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों आपके इस तरीके से क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे करके फोल्ड हो जाते हैं ना। जब ये फोल्ड हो जाते हैं तीनों, ये तीनों जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और बाहर होता है आपके मैटरनल ब्लड, तब मैंने बोला था ये पूरा स्ट्रक्चर आपके क्या कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके कहलाता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा का फंक्शन होता है बच्चे को न्यूट्रिशन देने का, बच्चे को पोषण देने का, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का मेन काम जो है आपके वो प्लेसेंटा ही करता है। प्लेसेंटा ही माँ के ब्लड से, माँ मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन लेता है, प्लेसेंटा ही मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेता है और बच्चे में भेजता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम आपके अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन, बच्चे को पोषण देने का काम जो है वो आपके मेन काम तो प्लेसेंटा का ही है ना। हाँ, ट्रांसपोर्ट होते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड एक कनेक्टिंग स्टाक है, तो आपसे हमेशा मेन फंक्शन पूछा जाता है कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ से जुड़ा है, तो कनेक्टिंग स्टाक, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। इसका नाम ही कनेक्टिंग स्टाक है। ठीक है, इसको कनेक्टिंग स्टाक ही बोलते हैं स्टार्टिंग में, बाद में ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। तो भ्रूण हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से, जिसे आप नाभि नाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद नाभि नाल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके नाभि होती है, उसी को कट किया जाता है। तो नाभि नाल की सहायता से जो है बच्चा, देखो प्लीज़ चेक कर लेना, हिंदी में से नाभि नाल ही बोलते हैं ना, मुझे हिंदी में नहीं पता इसलिए मैं अंग्रेजी में ही बता रही हूँ। भ्रूण अम्बिलिकल कॉर्ड के सहायता से माँ के साथ जुड़ा होता है। भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, तो मेन फंक्शंस आपसे पूछ रहे हैं प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का होता है मेन फंक्शन, अपरा का होता है मुख्य ये काम, बच्चे को न्यूट्रिशन देने का, बच्चे को ऑक्सीजन देने का काम। ठीक है, और बच्चे से CO2 लेने का, बच्चे का जो एक्सक्रीटा है वेस्ट लेने का काम, वो कौन करता है, प्लेसेंटा ही करता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आपको ये चीज़ आप समझ में आई होगी। आप हमेशा ध्यान रखो, कनेक्टिंग स्टाक है इसका नाम, अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टार्टिंग में कनेक्टिंग स्टाक होता है। ठीक है, तो यही आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा ना। तो कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बच्चे को माँ से कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो किसको काट के आप माँ से बच्चे को अलग करते हो, बताओ क्या कट करा जाता है और बच्चा माँ से अलग किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ना। तो बच्चे को माँ से अलग जब कर रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, काट देते हो आप और बच्चा सेपरेट हो गया, मदर अलग हो गई, तो बच्चे को माँ से जोड़ने का काम भी तो अम्बिलिकल कॉर्ड करेगा। तो कहाँ है कन्फ्यूज़न यहाँ इसलिए है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी किया ही नहीं गया है ना, कभी आपने कोशिश ही नहीं करी करने की। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी ये चीज़ दिक्कत नहीं देगी। जब बच्चा डिलीवर हो रहा है और हम उसी नाभि नाल को कट करके बच्चे को माँ से अलग कर रहे हैं, अब एक वो स्वतंत्र जीव बन गया। ठीक है, तो जब तक वो माँ से जुड़ा है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू तो जुड़ा है, समझ में आ गया। और न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, आपके प्लेसेंटा करता है। समझ आ गई, आई होप आई एम वेरी क्लियर, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने जा रहे हैं, प्लेसेंटा शरीर में आपके बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है प्लेसेंटा। ठीक है, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लेसेंटा रिलीज़ करता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में ही रिलीज़ होते हैं, वैसे आपकी बॉडी में देखने के लिए, फीमेल की बॉडी में देखने के लिए नहीं मिलते। तो वो हार्मोन मैं एक साइड लिखूंगी और दूसरे हार्मोन जो जनरली भी आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं वो हार्मोन मैं एक साइड लिखूंगी। हालांकि ये सारे हार्मोन्स कौन रिलीज़ कर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, प्लेसेंटा से आपके 2 तरीके के हार्मोन, मतलब हार्मोन्स बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, जिसमें आपके एक हार्मोन है HCG। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके HPL। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपके जो हैं प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है केवल ये हार्मोन आपको बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और HPL होता है ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ह्यूमन, एक सेकेंड HPL की फुल फॉर्म देख लूँ। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन नहीं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपके प्लेसेंटा से, वो दूसरी साइड लिख लेंगे, जो आपको वैसे भी आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, एंड द सेकेंड वन इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स हैं बहुत महत्वपूर्ण। HCG, HPL, HCG, HPL, HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मूत्र के परीक्षण में जो है, मूत्र की जब जांच की जाती है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो HCG को ही जांच किया जाता है। HCG आपके मार्कर है, किसका मार्कर है, इम्प्लांटेशन का। अगर मूत्र में एक लड़की के HCG आ रहा है, इसका मतलब वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है, क्योंकि मार्कर है HCG, HCG मार्क है। HCG एक समझ लो एक ट्रेड मार्क है, ट्रेड मार्क तो नहीं बोलेंगे, इट्स अ मार्कर ऑफ इम्प्लांटेशन। मतलब ये क्लियर कर देता है कि हाँ भैया प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, ठीक है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के नेक्स्ट डे ही जो है HCG रिलीज होने लगता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। और HCG क्यों चाहिए, HCG कॉर्पस ल्यूटियम को 3 महीने तक मेंटेन करने के लिए चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या मैम HCG जो है वो ख़त्म हो जाता है? नहीं नहीं, हमेशा बना रहता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी बना रहेगा आपके HCG HPL। हाँ, ये होता है कभी इसका लेवल हाई होता है, कभी इसका लेवल कम होता है। जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने में HCG का लेवल बहुत हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन करना है? अभी प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों चाहिए? प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम को निकाल देंगे, किसी के ओवरीज को निकाल देंगे विद इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का समय है, प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में बटी हुई होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 9 महीने का समय होता है। पहले के 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बीच के 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, लास्ट के 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो शुरू के फर्स्ट के 3 ट्राइमेस्टर में अगर आप किसी फीमेल का ओवरी निकाल दोगे और उसके इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो क्या प्रेगनेंसी बचेगी? जी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आप ओवरी से रिलीज हो रहा था प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। कौन रिलीज करा था? कॉर्पस ल्यूटियम। आपने ओवरीज निकाल के फेंक दी। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बचा तो प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करेगा? ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा था। एंडोमेट्रियम लेयर को कौन मेंटेन कर रहा था? प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा था। जब ओवरी ही निकल गई किसी फीमेल की, कॉर्पस ल्यूटियम ही चला गया बॉडी से, तो कैसे बचेगा इम्प्लांटेशन? मिसकैरेज हो जाएगा। फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में आपके जो है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 3 ट्राइमेस्टर के बाद किसी की ओवरी निकाल के फेंक दो। अरे किसी की कोई समस्या है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, तो भैया गर्भपात हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गर्भपात का ये कारण है। अगर आपने किसी की फीमेल्स की ओवरीज कट कर दी स्टार्टिंग के 3 महीने में, अभी प्लेसेंटा डेवलप ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स जो हैं, स्पेशली HCG है, HPL है, प्रोजेस्ट्रॉन है, एस्ट्रोजन है, ये मुख्यतः आपके कौन रिलीज़ करता है? ये आपके प्लेसेंटा रिलीज़ करता है गर्भावस्था में। लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बना है, तब तक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जो है रिलीज़ करने का काम कौन करता है? कौन सिक्रीट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है। शुरू के 3 महीने में तो प्लेसेंटा बना नहीं था मैम, तो ये HCG कौन रिलीज़ कर रहा था? आपको मैंने बताया था, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स करती हैं, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही आगे ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और जो है आपके ये ही फ्यूचर प्लेसेंटा है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में इम्प्लांटेशन के नेक्स्ट डे ही जो है आपके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करने लगती हैं। HCG बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्कर है। पहली बात तो इम्प्लांटेशन का ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भैया इम्प्लांटेशन हो चुका है। दूसरी चीज़, HCG जो है वो आपके LH के फंक्शन को मिमिक करता है। मिमिक्री समझते हो? मिमिक्री, किसी की नकल करना, उसको ही तो मिमिक्री बोलते हैं। तो ये LH के फंक्शन को मिमिक करता है। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए 14 दिन तक LH होता है। जैसे जैसे LH का लेवल धीरे धीरे गिरता रहता है, वैसे ही आपके जो है ल्यूटियल फेज धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और हमें क्या आ जाते हैं? मेंसेस आ जाते हैं, जिसको आप बोलते हो पीरियड्स आ जाते हैं हर महीने। ठीक है। तो
LH तो नीचे गिर जाता है, LH पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा था, LH नीचे गिरने लगता है, लेकिन चूंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चाहिए, कॉर्पस लूटियम को हमें मेंटेन करके रखना है, तो ये काम कौन करता है? ये काम SCG करता है। और SCG आपके इम्प्लांटेशन के नेक्स्ट डे ही जो है रिलीज़ होने लगता है। कौन रिलीज़ करता है? नॉर्मली इसको हम लिखते हैं प्लेसेंटा रिलीज़ करता है, लेकिन 8वें दिन तो प्लेसेंटा है नहीं, प्लेसेंटा बनता है आपके ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, जो आउटर सेल मैस होता है, उससे आपके ये SCG रिलीज़ होता है। सेकेंड हार्मोन है आपके HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो भाई उसके जो ये ब्रेस्ट होते हैं, इनमें भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ब्रेस्ट प्रिपेयर हो रहे होते हैं एक बच्चे को फीड कराने के लिए, ठीक है। तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में आपके HPL प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट कराता है। ब्रेस्ट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट कराने में और भी हार्मोन्स बॉडी से रिलीज़ हो रहे होते हैं, जैसे पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा होता है। प्रोलैक्टिन क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन है, दूध को बनाने वाला हार्मोन है, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन है। प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज़ होता है, अग्रभाग से रिलीज़ होता है पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन। तो एक तो प्रोलैक्टिन भी काम कर रहा होता है, समझ में आ रहा है? प्रोजेस्टेरोन भी काम करता है आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट में। और आपके HPL प्लेसेंटा से निकलने वाला HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है, ये भी फीमेल की ब्रेस्ट पर जा कर के काम करता है और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में, ताकि बच्चे को माँ अच्छे से फीड करा पाए आगे, ये सारे हार्मोन्स काम करते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे भी फीमेल के सारे हार्मोन्स हाइपर होते हैं, वो सारे, आपने जो एक इमेज नहीं देखी थी, सारे के सारे ऑर्गन लड़ रहे होते हैं, दोनों किडनी एक साइड आ जाते हैं, कितना ज़्यादा वो फनी सा इमेज हमारे टेलीग्राम पर भेजा गया था, मैंने उसका वीडियो भी आपको भेजा था। सारे ऑर्गन्स भी बेचारे परेशान होते हैं, सब कुछ हाई होता है प्रेगनेंसी टाइम पे, क्योंकि हर एक चीज़ का जो लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे ही सारे बड़े हुए होते हैं, लेकिन प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ये 2 हार्मोन केवल और केवल आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही निकलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही एक फीमेल में देखने के लिए मिलते हैं। कौन सा? SCG और HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम में। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये पूछा जा सकता है कहाँ से रिलीज होते हैं ये, तो ये प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो वैसे भी आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं भाई, ओवरीज से हर महीने रिलीज होते हैं। समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी, एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एक फीमेल को फीमेल बनाने के लिए एस्ट्रोजन चाहिए, एक मेल को मेल बनाने की जैसे कि टेस्टोस्टेरोन चाहिए। समझ में आ गया? तो दीज आर द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। फंक्शन में प्लेसेंटा क्या आएगा? प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा एक आपके एंडोक्राइन, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? HPL करता है, SCG करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, जिसमें SCG और HPL जो हैं वो केवल और केवल आपके प्रेगनेंसी के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, चलिए मैं पूछती हूँ आपसे, यहीं पर पूछ लेती हूँ, ठीक है? बताइए, इनमें से वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ गर्भावस्था में देखने के लिए मिलता है? कौन सा हार्मोन है जो गर्भावस्था में देखने के लिए मिलता है? ठीक है, केवल गर्भावस्था में, केवल गर्भावस्था में ही मिलता है। केवल लगा है, केवल, ओनली। ठीक है, आंसर करिए। ऑप्शंस हैं आपके पास, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को हिंदी में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही लिखते हैं। फिर है आपके पास वो क्या कहते हैं, नॉर एड्रीनेलिन, एंड द फोर्थ वन इज HCG। आंसर करिए, क्या हो जाएगा आंसर? क्या आंसर हो जाएगा?
इनमें से वह कौन सा हार्मोन है जो केवल आपके गर्भावस्था में ही देखने के लिए मिलता है, मतलब प्रेगनेंसी में ही आपको देखने के लिए मिलता है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, नॉरएड्रेनालिन है। नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बॉडी का हार्मोन है, ये तो हमारी बॉडी में होता ही होता है, एड्रेनल ग्लैंड करती है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे भी हमारी बॉडी में मिलते हैं, हमेशा ही मिलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी में। बात हो गई HCG। HCG की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेसेंटा का फंक्शन यहाँ पर ख़त्म। और एक हार्मोन हम और बता सकते हैं जो केवल प्लेसेंटा वो देखने के लिए मिलता है आपकी प्रेगनेंसी में, HPL, दैट इज़ ह्यूमन प्लेसेंटल, प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन का मतलब ही है लैक्टोज, मिल्क शुगर होती है, ठीक है। तो ये सीधे चले जाओ ब्रेस्ट के पास, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराता है फीमेल में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट भी तैयार हो रहे होते हैं किसके लिए, लैक्टेशन के लिए, बच्चे को आगे फीड कराने के लिए। समझ आ गया। प्लेसेंटा कितने महीने में मैच्योर हो जाता है, तो 2.5 से 3 महीने में जो है प्लेसेंटा आपके फुली मैच्योर्ड हो जाता है। फिर ये सब काम वो अपने हाथ में ले लेता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। समझ में आ गया। HCG एंड HPL फाउंड इन फीमेल बॉडी ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही HPL एंड HCG मिलेंगे। हालांकि प्लेसेंटा तो एस्ट्रोजन भी रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ करता है। प्रोजेस्टेरॉन तो पूरे 9 महीने आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। समझ आ गया। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए रहता है। दूसरी चीज़, एक हार्मोन की बात और करता है आपके, एक हार्मोन की बात आपके NCERT और करती है, जो कि है आपके रिलैक्सिन। रिलैक्सिन को NCERT बोलती है कि ये ओवरीज से रिलीज़ होता है और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। लेकिन मेरी मैम कह रही थी ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी में ही जो है नहीं रिलीज़ होता है। जो रिलैक्सिन है वो वैसे भी थ्रू हमारी बॉडी में जो है रिलीज़ होता ही रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन NCERT बोलती है कि एक हार्मोन और होता है जो कि है रिलैक्सिन, ठीक है। ये केवल और केवल आपके प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलता है और ये ओवरीज से रिलीज़ होता है। किससे रिलीज़ होता है? ओवरीज से, अंडाशय जो ओवरीज होती है उससे रिलीज़ होता है। रिलैक्सिन का काम क्या होता है भाई? जो बेबी है जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी में जो है आपके रिलैक्सिन हेल्प करता है। जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स क्या होता है? ये आपके यूट्रस है, ये आपके यूट्रस है, और दिस पोर्शन इज सर्विक्स, ये वाला ये सर्विक्स है। ये नीचे क्या है? वजाइनल है, ठीक है, वजाइना है, नीचे आपके वजाइना है। ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, अलग बात हो गई फैलोपियन ट्यूब्स की, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स होता है ये बहुत छोटा सा होता है, लेकिन भैया डिलीवरी के टाइम पर ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है, आपके चौड़ा हो जाता है, वजाइना चौड़ी हो जाती है। तो ये इसी में हेल्प करता है कि कैसे करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कर सके, मसल्स को रिलैक्स करने का मतलब ऐसे खोलने का काम, रिलैक्सेशन का काम करने में जो है रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। NCERT बोल रही है कि ये केवल आपके गर्भावस्था में ही रिलीज़ होता है, ऐसा नहीं है। रिलैक्सिन हमारी बॉडी में वैसे भी मिलता है, और मुख्यतः काम हाँ इसका बोल सकते हैं कि गर्भावस्था में सर्विक्स को ऐसे डायलेट करने में, वजाइना को डायलेट करने में हेल्प करता है, रिलैक्स करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और कहाँ से सिक्रेट कहाँ से होता है? तो ये ओवरी से रिलीज़ होता है। ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी प्लेसेंटा की। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक बार देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी किसी को कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बतानी है, और अभी मुझे आपको वो बताना है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। चलो देखो क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आई थिंक प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है और इसको मैंने कई बार पढ़ाया भी है, लेकिन चलो फिर से एक बार बता देती हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। देखिए, ये आपके यूट्रस है एक फीमेल का, बहुत ही भद्दा यूट्रस बना है, ठीक है। दिस पोर्शन इज सर्विक्स, दिस इज isthmus, isthmus बहुत पतला होता है, एकदम संकरा सा पतला सा भाग होता है isthmus। दिस इज एम्पुला,
एंड दिस इज़ इनफंडिबुलम एंड दिस इज़ फिम्ब्राई, ठीक है। यहाँ पे है ओवरीज, ओवरीज आर कनेक्टेड विद यूट्रस, दिस इज़ एम्पला, दिस इज़ इनफंडिबुलम, दिस इज़ फिम्ब्राई एंड दीज आर ओवरीज, दीज आर कनेक्टिंग विथ यूट्रस, ठीक है। एक रफली सा रजिस्टर कह रही हूँ, रफली सा स्ट्रक्चर बना दिया है। देखो फीमेल का ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है। यूट्रस के आपको पता है 3 लाइंस होती हैं, ये पेरिकार्डियम, पेरीमेट्रियम है, पेरिकार्डियम ब्लड वो कर रहा है ना, हम क्या कहते हैं हार्ट, तो पेरिकार्डियम याद आ रहा है मुझे। पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, और अंदर होती है एंडोमेट्रियम। यूट्रस के आपके 2 सेक्शन होते हैं। आज ये बेडशीट नहीं रुक सकती है, मैंने रोशनी रोकने के लिए लगाई हुई है, बार बार गिर रही है। 1 सेकेंड रुकना, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे को, 1 सेकेंड रुक। एक्चुअली में ना शीशे के दरवाजे हैं फ्लैट में, और वो इतनी रोशनी आती है, सामने धूप पड़ती है तो सारी रोशनी यहाँ की तरफ आती है। कर्टेन है भी, लेकिन तब भी आपको यहाँ दिखती होगी पूरी रोशनी, पूरे उसके रूम की, दरवाजे की सारी। इसलिए मैं डबल लेयर करती हूँ, इसके ऊपर एक बेडशीट डालती हूँ ताकि इसकी जो है रोशनी वो बोर्ड के ऊपर ना पड़े। और ये 2 बार आज जो है सिरक चुकी है, वैसे कभी नहीं सिरकती है, 2-2 घंटे का क्लास बनाओ नहीं सिरकती है, आज इसको बहुत प्रॉब्लम है। ये 2 बार सही कर चुकी हूँ इतनी देर में, थका दिया। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मुझे, पता है, क्लास बनाने के लिए। ये रूम में पर्दा डालो, इसके ऊपर चादर लगाओ, यहाँ स्टैंड लगाओ, ट्राईपॉड लगाओ, मोबाइल लगाओ, फिर उसको सेट करो। बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, कभी कभी गुस्सा आती है। चलो खैर कोई बात नहीं है। कहाँ थे हम थे यूट्रस पे, ठीक है। देखो यूट्रस के जो होते हैं ना स्टूडेंट, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यूट्रस को। दिस पोर्शन इज़ अपर सेक्शन एंड दिस इज़ लोअर सेक्शन। ये अपर सेक्शन है यूट्रस का, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, और ये लोअर सेक्शन है यूट्रस का, ठीक है। तो जब इम्प्लांटेशन जो है ना वो जनरली अपर सेक्शन में होता है, एंडोमेट्रियम में। ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ अपर सेक्शन में होता है इम्प्लांटेशन, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अपर सेक्शन में होता है। लेकिन जब कभी भी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, वेयर इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की साइट कहाँ है आपकी बॉडी में, ठीक है। इम्प्लांटेशन हुआ कहाँ है, इम्प्लांटेशन तो एंडोमेट्रियम लेयर में ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इम्प्लांटेशन तो एंडोमेट्रियम लेयर में ही होगा। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे देखने के लिए, लेकिन ये देखने के लिए मिलते हैं फीमेल्स में। कभी कभी क्या होता है कि आपके इम्प्लांटेशन जो है, आरोपण जो है, प्रत्यारोपण, आरोपण जो भी बोलते हो हिंदी में से, जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर में ना होते हुए आपके कहाँ हो जाए, यहाँ एम्पुला में ही हो जाए। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ होता है, फर्टिलाइजेशन आपके एम्पुला में ही तो हुआ होता है, तो यहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाए, एम्पुला में इम्प्लांटेशन हो जाए, ये इनफंडिबुलम में इम्प्लांटेशन हो जाए, ओवरीज में इम्प्लांटेशन हो जाए, या फिर ये जो कैविटी कहलाती है, कौन सी कहलाती है, एब्डोमेन कैविटी कहलाती है। एब्डोमेन कैविटी में ही तो आपके जो है मलाशय के आगे और मूत्राशय के पीछे आपके ये होता है गर्भाशय, है ना। तो एब्डोमेन कैविटी में मान लो यहाँ इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इस समस्या को आपके बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ठीक है, आपके जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब उसका इम्प्लांटेशन जो है, आपके इम्प्लांटेशन जो है वो आपके यूट्रस में, गर्भाशय में ना होकर गर्भाशय के बाहर कहीं भी हो जाए, एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन हुआ, वहीं पर इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, या ओवरीज में हो गया, या एब्डोमेन कैविटी में हो गया, आपके कहीं पर भी, ऐसी समस्या को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा इमेज मैं आपको भेजूँगी। देखो
नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा केसेस देखने के लिए अगर मिलते हैं तो आपके वो यही मिलते हैं, इसी में एम्पुलर रीजन में ही जो है 95% जो है आपके इम्प्लांटेशन यहीं हो जाता है। इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, इसका कोई एक साइंटिफिक रीज़न नहीं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। बहुत लेट कोई मदर जो है प्रेग्नेंट हो रही है, उसके सीलियाटिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी बहुत रीज़न हो सकते हैं। एज सच कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, उसकी पहली कभी कोई हिस्ट्री रही हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कुछ भी और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं। और ड्रग्स लेती है, एल्कोहल लेती है, या कुछ भी है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारे रीजन होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ये टर्म है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? जब कभी भी जो इम्प्लांटेशन है, जो आरोपण है, वो गर्भाशय की दीवार में ना हो करके, गर्भाशय में ना हो करके आपके कहीं और होता है, जैसे एम्पुला में होता है। मोस्टली 90% या 95% चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके एम्पुला रीजन में ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यही इम्प्लांटेशन हुआ, यही फर्टिलाइजेशन हुआ। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्पुलर रीजन से इसकी तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ मूव करता है। कौन? आपके जो जाइगोट होता है वो इस तरफ मूव करता है ना, उसमें चेंजेस आते हैं, यहाँ पे मूव करता है, फिर आपके एंडोमेट्रियम लेयर में आकर के वो एम्बैड हो जाता है, इम्प्लांट होता है। लेकिन ऐसा हो कि कुछ प्रॉब्लम हुई, वो मूव ही नहीं कर पाया और यहीं रह गया, ठीक है, एम्पुला में ही रह गया और यहीं पर इम्प्लांटेशन हो गया। या हो सकता है ओवरी में इम्प्लांटेशन हो गया, इन्फेंडिबुलम में इम्प्लांटेशन हो गया, या कहीं भी नहीं हुआ, मान लो यहाँ से बाहर निकल आया, यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी में इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो ऐसी समस्या को आपके बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अच्छा, यूट्रस के दो भाग होते हैं। यूट्रस का ऊपर वाला भाग होता है अपर यूट्रस बोलते हैं, नीचे भाग भाग को लोअर यूट्रस बोलते हैं, ठीक है, लोअर पोर्शन बोलते हैं, यूट्रस नहीं बोलते हैं, लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन। अब क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो जनरली होता है ना, वो आपके अपर सेगमेंट में ही होता है, लेकिन लोअर सेगमेंट में नहीं होता है, अपर सेगमेंट में ही होता है। जब कभी भी इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट में हो जाए, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में हो रहा है, इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है? गर्भाशय में ही हो रहा है, लेकिन गर्भाशय में कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, लोअर सेगमेंट में हो रहा है, नीचे वाले सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में हो रहा है। तो यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसके, प्लेसेंटा प्रीविया के। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जब इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट में कहीं भी होता है, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल इम्प्लांटेशन। अपर सेगमेंट मतलब यहाँ पर आपके कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, अपर सेगमेंट में आपके यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, या दिस लेयर, यहाँ भी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, दिस लेयर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि अपर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ, एंडोमेट्रियम लेयर में हुआ, नॉर्मल इम्प्लांटेशन हुआ है। लेकिन जब कभी भी आपके इम्प्लांटेशन अपर सेगमेंट में ना हो करके नीचे होता है, आपके नीचे लोअर सेगमेंट में होता है, ये जो है समस्या आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी है कि लोअर सेगमेंट में हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, किसमें? आपके इंट्रा यूटेराइन एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो, इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही आपके प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, क्यों? यह यूट्रस का लोअर सेगमेंट है। जब लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ, मान लो यहाँ पर हुआ, तो बच्चा जब ये डेवलप होता है ना, तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह को ढक लेता है। प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में हुआ है और प्लेसेंटा क्या करता है? सर्विक्स का मुंह ढक लेता है। आपने इमेजेस देखी होंगी। अब कभी कभी तो ये पूरी तरीके से मुंह ढक लेता है सर्विक्स का, कभी कभी ये यहाँ किनारे पे होता है, सर्विक्स से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सर्विक्स का मुंह ढका हुआ नहीं है। लेकिन जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी कई सारे टाइप हैं, है ना, सॉरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नहीं, प्लेसेंटा प्रीविया के, प्लेसेंटा प्रीविया के आपके कई सारे टाइप हैं। प्लेसेंटा प्रीविया मेनली है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया मेनली है आपके सर्विक्स के मुंह को प्लेसेंटा के द्वारा ढक जाना। प्लेसेंटा जो है सर्विक्स के मुंह पर आपके जो है डेवलप हो गया है, सर्विक्स का मुंह ढक गया है। अब अगर सर्विक्स का मुंह ढक गया, सर्विक्स तो बर्थ कैनाल है, वहाँ पे बर्थ कैनाल है सर्विक्स और वजाइना के बीच में, तो बच्चे की बर्थ कैसे होगी? कहने का मतलब मेरा यह है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही पार्ट है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही पार्ट है, इसी से रिलेटेड है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहली बात तो क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जब कभी भी इम्प्लांटेशन आपके अपर सेगमेंट में ना होके और कहीं भी हो जाए, लोअर सेगमेंट में हो जाए, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण क्या बन सकता है? प्लेसेंटा प्रीविया। एक कॉज बन सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। क्यों? क्योंकि लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ है,
फिर से समझो, मुझे लग रहा है घूम गए सब, कि समझ में आ रहा है? ये देखो, फिर से समझो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, फिर से समझिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है जिसकी वजह से, ऐसा समझ लो, एक कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकती है, क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आ रहा है? एक समस्या देखने के लिए मिल सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है एक तो, और उसकी भी एक समस्या क्या देखने के लिए मिल सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया। वो भी कब देखने के लिए मिल सकती है? जब आपके लोअर सेगमेंट में आपके इम्प्लांटेशन हुआ है। ये आपके सर्विक्स है, ठीक है, दिस पोर्शन इज सर्विक्स। समझ में आ रहा है? ये सर्विक्स है। यूट्रस के दो पोर्शन होते हैं, ये होता है अपर पोर्शन या अपर सेगमेंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोअर सेगमेंट, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पहले इस टर्म को जानो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन सबसे मेन चीज़ होती है आपके फर्टिलाइजेशन के बाद। जो दूसरा आपके स्टेप है, देखो, इम्प्लांटेशन। 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें मेन होती हैं। क्या क्या होती हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और थर्ड वन होता है आपके इम्प्लांटेशन। आपको पता है ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो एम्पुला में होता है। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है? एम्पुला में होता है। ये एम्पुला है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर हुआ और यहीं पर इम्प्लांटेशन हो गया, यहीं पर ही इम्प्लांटेशन हो गया। जबकि आपको पता है इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में होना चाहिए, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? इम्प्लांटेशन यहीं हो गया, इसी जगह हो गया। तो ये समस्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ ना हो के मान लो ये मूव करता हुआ आया और यहीं पर होना चाहिए था, अपर सेगमेंट में होना चाहिए था, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है। अपर सेगमेंट में भी नहीं रुका, ये लोअर सेगमेंट में आ गया और यहाँ मान लो लोअर सेगमेंट में आके यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, ये दिक्कत भी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। ना यहाँ हो रहा है ना एम्पुला में हो रहा है, इन्फेंडिबुलम में हो गया इम्प्लांट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ओवरीज में इम्प्लांट हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। या फिर यूट्रस के बाहर ही एब्डोमेन कैविटी में आपके इम्प्लांट हो गया, तो ऐसी समस्या सब क्या होती हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं। समझ में आ गया? जिसमें मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्पुला में ही इम्प्लांटेशन होने के। 95% चांसेस होते हैं यहाँ एम्पुला में ही इम्प्लांटेशन होने के। बाकी 5% चांसेस होते हैं कि ये इधर हो जाए, नीचे हो जाए, इधर हो जाए। अधिकतर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए मिलती है उसमें जो इम्प्लांटेशन हुआ होता है वो एम्पुला में ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है? इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है? लोअर सेगमेंट में हुआ है, लोअर सेगमेंट में। एक तो इसने क्या कॉज किया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कॉज किया आपके? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके 2 टाइप की होती है। कैसी 2 टाइप की होती है? इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन। ठीक है, और एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब इम्प्लांटेशन कहाँ है? यूट्रस में है। इंट्रा मतलब यूट्रस में है और एक्स्ट्रा मतलब बाहर मतलब एम्पुला में हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है, एब्डोमेन कैविटी में हो सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2 प्रकार की होती है, इंट्रा यूटेराइन, एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस में हुआ है इम्प्लांटेशन बट यूट्रस के लोअर सेगमेंट में हुआ है, तो ये कॉज करेगा प्लेसेंटा प्रीविया। इस समस्या को हम बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेशन हुआ है तो जब आगे डेवलपमेंट होगा तो क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो कभी कभी पूरी तरीके से इसको ढक लेता है, सर्विक्स का मुंह को ढक लेता है, कभी कभी पार्शली ढकता है, ठीक है, कम ढकता है। मान लो ये सर्विक्स का मुंह है, यहाँ पे है केवल, या कभी कभी बिल्कुल इससे सटा हुआ है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। कुल मिला के प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जब जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, सर्विक्स के मुंह को ढक देता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है, सर्विक्स के मुंह को, बर्थ कैनाल को ढक देता है। जब बर्थ कैनाल ही ढक गया, सर्विक्स का मुंह ही ढक दिया है, तो बच्चा जन्म कैसे लेगा? सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा पैर बाहर आते हैं। प्लेसेंटा तो किसी बच्चे का पहले बाहर नहीं आता ना, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन
बर्थ ही होती है बच्चे की, नॉर्मल बर्थ नहीं करा सकते। तो प्लेसेंटा प्रीविया कॉज कब हुआ? जब आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी दो तरीके की होती है, इंट्रा यूटेराइन, एक्स्ट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन हम कब बोलेंगे? जब आपके प्रेगनेंसी कहाँ है? अपर सेगमेंट में ना होकर, यूट्रस में तो हुई है, यूट्रस में तो हुआ है इम्प्लांटेशन, लेकिन अपर सेगमेंट में नहीं हुआ, लोअर सेगमेंट में हुआ। लोअर सेगमेंट में आपके इम्प्लांटेशन हुआ, ऐसी प्रेगनेंसी को हम इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें एक हमें कॉज देखने के लिए मिलेगा, एक जटिलता देखने के लिए मिलेगी, क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आ गया? प्लेसेंटा क्या कर सकता है ऐसी प्रेगनेंसी में? सर्विक्स के मुंह को ढक सकता है और ढकता भी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब कभी भी इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होकर यूट्रस के बाहर कहीं भी हुआ हो, एम्पला में हुआ हो, इन्फेंडिबुलम में हुआ हो, ओवरी में हो गया हो, मान लो यूट्रस के बाहर एब्डोमेन कैविटी में ही हो गया, सही है, तो ऐसी समस्या को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई एम वेरी क्लियर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब कभी भी जो इम्प्लांटेशन है, आरोपण है, गर्भाशय में ना होकर के गर्भाशय के बाहर होता है, या ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, गर्भाशय में भी हुआ है लेकिन गर्भाशय के निचले हिस्से में हुआ है। हमेशा इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए? जो नॉर्मल माना जाता है वो आपके अपर वाले पोर्शन में, ऊपरी हिस्से में होना चाहिए गर्भाशय के, ठीक है। गर्भाशय के जितने नीचे हिस्से में होगा वो कॉम्प्लिकेशंस को कॉज करेगा। समझ आ गया? आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। प्लेसेंटा क्या था आपको क्लियर हो गया, प्लेसेंटा के फंक्शंस क्लियर हो गए। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भ्रूण को माँ के साथ कौन जोड़ के रखता है, भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। आई एम वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और अपना फीडबैक तो दे दिया करो, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट तो लिख दिया करो और एक लाइक तो कर दिया करो। एक लाइक पर तो मेरा हक बनता है ना। अगर ये क्लास पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।